करके ये काम किया। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के विश्वास के ऊपर अब अपने को खड़ा उतरना है कि जिन्होंने विश्वास किया है तो उन्होंने 100% विश्वास किया, तो उसका हम 200% वापस लौटा कर देंगे। मैं एक बात कहने के लिए आया हूँ, मेरा व्यक्तिगत पार्टी के साथ तो है ही, लेकिन व्यक्तिगत संबंध रामेश जी से बहुत पुराना है। पार्टी ने मेरी ड्यूटी नागौर लगाई हुई है, लेकिन क्योंकि दीपावली के दिन आया हुआ हूँ तो मैंने इस समय का सदुपयोग करके सहयोग से कार्यालय का उद्घाटन आप सब लोगों का एक साथ दिग्दर्शन हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाजपा और कांग्रेस का अल्टरनेट राजस्थान में रहता है, ये कोई विशेष बात नहीं। ये दीपावली पाए लेकिन 25 तारीख तक यही रहेंगे। मैं बात रखने के लिए आया हूँ कि कांग्रेस, भाजपा, गहलोत और वसुंधरा, रामेश जी और दूसरे प्रत्याशियों का चुनाव आपने अनेक बार देखा है और भविष्य की चिंता नहीं, क्योंकि लोकतंत्र है तो बाद में भी आप ये चुनाव देखेंगे। लेकिन इस चुनाव में यदि आपने भूल कर दी, चुनाव में यदि कोताही बरती, तो निश्चित रूप से ये चुनाव हम सबकी पुश्तों और पुरखों की याद में और पुश्तों और नस्लों की सुरक्षा के लिए। जिस प्रकार से गहलोत सरकार ने अपने तुष्टीकरण के माध्यम से अलवर के शिव मंदिर को, बाबा सालेश्वर धाम के दरवाजे को और अनेक पता ऐसे कितने अपने आराध्य स्थानों को खंडित करके और कुठाराघात किया है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब लोग, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति और राजस्थान की जो है धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और एक पुण्य भूमि, वीरों की भूमि जिसको हम कहते हैं, उसने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। भाईचारे की मिसाल कभी नहीं टूटी। चुनाव हुए लेकिन सर तन से जुदा का नारा केवल गहलोत की सरकार में इस बार लगा। हम सबको इस बात का ध्यान रखना है कि भाईचारा इस इलाके में सब लोग रहते हैं, कभी दो मत नहीं दिखे। लेकिन इस बार का चुनाव केवल दो व्यक्तियों के बीच का चुनाव नहीं है, ये केवल किशनगंज विधानसभा का चुनाव नहीं है, यह चुनाव हम सबकी सुरक्षा की गारंटी है, ये सुख, समृद्धि और शांति की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी जो रहती है तो वह सुख की, समृद्धि की, शांति की गारंटी लेकर आते हैं। ये गारंटी देते होंगे किसी की, लेकिन अपने समय में कोई गारंटी नहीं दे पाई। आप सब लोगों से मैं एक निवेदन करने के लिए आया हूँ कि हमने पिछले चुनाव को देखा है, रामेश जी का आप सबके प्रति प्रेम होते हुए भी किसी विवेक, राजनीतिक जालसाजी के कारण से हमने उनके नेतृत्व को 5 साल के लिए नकार दिया था। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? एक एक व्यक्ति उसको भोगा है, एक एक व्यक्ति ने उस बात को महसूस किया है कि जिस समय रामेश जी के हाथों में इस इलाके का नेतृत्व रहता है तो सबको खुशहाली का समय मिलता है। लेकिन पिछले 5 साल में जिस प्रकार से एक दिन गिनकर आपने ये दिन काटे हैं और आज ये भीड़, ये केवल एक के लिए 4 कार्यालयों के बीच ये आज जो जनता आई है और आपका समर्पण जो दिखाई देता है वो आपको उस पिछले 5 साल की याद दे रही है। और मैं एक बात कहने के लिए और आया हूँ कि आज से केवल 10 दिन बाकी है, 10 दिन की इन्वेस्टमेंट और 5 साल की गारंटी, इससे बड़ा केवल 10 दिन रात मेहनत करके अपने प्राय सब लोगों को इस 5 साल की याद दिलाकर आपको वोट डलवाना है तो 5 साल सुख से आपको को रात को जगाने के लिए नहीं आएगा। इतनी बड़ी गारंटी भारतीय जनता पार्टी का शासन और ये सब लोग देने के लिए आए। और रामेश जी, आपका प्रेम किशनगढ़ वासियों के पास मैं समझता हूँ, लेकिन हरियाणा के लोगों का भी आपके प्रति प्रेम कम नहीं है। जैसे आपका बाजार रेवड़ी लगता है तो यह हमारे अहिवाल का मोहल्ला लगता है। आपके भाईचारे का आपको गांव-गांव में रोज रेवड़ी, क्योंकि हमारी सीमावर्ती गांव के खेत भी हमारे घर लगते हैं, तो ये सब लोग रोज आपको
समर्थन देने के लिए आएंगे। आज मेरे साथ सुरेंद्र पाल जी जो राज्य के सरपंच है और रेवाड़ी में एडवोकेट है। पिछले चुनाव में हमने थोड़ा सा भूल की, लेकिन सब पूरा समर्थन और पूरा संपर्क इनका इस इलाके में रहता है। ये 25 तारीख तक नहीं, 3 तारीख के लड्डू खाने के बाद ये रेवाड़ी वापस जाएगी। आज के आगमन का सुनीता जी का यहाँ पूरे समय रहने के लिए आप सबका, हमारे विद्यानंद जी लामा हमारे प्रदेश के कर्मचारी प्रकोष्ठ के बड़े नेता है और ये लामा है, तो लामा आप समझ सकते हो ये मल्टीपर्पज है। जिनका आपको चुनौती है तो आप भी सेंध लगा सकते हैं। और मैं इनका पूरा, क्योंकि मेरे तो मजबूरी है, क्योंकि केंद्रीय कार्यालय ने ड्यूटी नागौर लगाई है, आगे पीछे भी नहीं कर सकता, लेकिन 2 व्यक्तियों के हाथ रामेश जी आपके हाथ में सौंप के जा रहा हूँ। आपको आपके किसी भी काम के लिए कहीं भी सत्योग शास्त्री की कमी दिखाई नहीं देगी। और मैं उन सब साथियों से आग्रह करूंगा, व्यक्तिगत फोन करूंगा जिन जिन गाँवों में मैंने बैठकर इस काम को किया है, काम में मेरा सहयोग किया, उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय शास्त्री जी, बहन सुनीता जी सांसद हमारा वकील है। हम ये इतनी कमजोर नहीं कि हम इनसे आग्रह करेंगे आपकी ड्यूटी नागौर रह जाएगी। आप तो यही ज्वाइन कर लीजिए, यही रहिए 25 तक, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा बोर्ड है। अब मैं आदरणीय बहन सुनीता जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपनी बात रखें, हमको आशीर्वाद दें, जो हमारे प्रभारी के रूप में आई है आदरणीय बहन सुनीता जी। ग्रामीण से पहले चुनाव लड़े मास्टर रामकिशन जी मेघवाल, मैं मंडल अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि उनका माला पहनाकर स्वागत करें। और मैं उन्हीं से आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात रखें। आते काम पर लगा दिए। अच्छे व्यक्ति भाई आने के बाद पानी वानी पूछनी पड़ती है, काम के बाद ये अच्छे जोतता है। लेकिन आदरणीय रामेश जी का आदेश है, पहले कमाएंगे बाद में खाएंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामेश सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज इस कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर आदरणीय रामेश सिंह जी के साथ हमारे जिलाध्यक्ष भाई उमेश भाया जी, यहाँ हरियाणा से सिरसा से सांसद बहन सुनीता जी दुग्गल जी से पलवल में मिलना हुआ था एसपी साहब के पास। आपके हस्बैंड एसपी थे पलवल में, तब मैं गया था तो आपसे वहां मिलना हुआ था। उसके बाद आज दर्शन में बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मंडल अध्यक्ष रामदेव निवास यादव जी और कोटकासिम क्षेत्र के उपस्थित ज्येष्ठ श्रेष्ठ पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे हम उम्र साथी, नौजवान नवयुवकों, किशनगढ़ विधानसभा के चुनाव के लिए बहुत सारी बातें चलेंगी। पिछली बार किशनगढ़ विधानसभा से भाई रामेश जी का चुनाव रह गया था और दीपचंद खैरिया जी बस पर एक हाथी पर चढ़ करके और हाथ पर चले गए। जब तक वो हाथ पर थे तब तक उनकी पार नहीं पड़ी, लेकिन जब वो हाथी पर चढ़े तो हाथी से चढ़कर हाथ पर चले गए। अब दोबारा वो हाथ को लेकर के आए, तो सबसे बड़ा धोखा उन्होंने हाथी वालों के साथ किया।
सबसे बड़ा धोखा हाथी वालों के साथ किया। और हम सब ने आदरणीय विधायक रामेश सिंह जी 2 बार विधायक रहे, 2008 में, 2013 में, 2018 में किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आप सबका एक गड़गड़ाहट था। उस गड़गड़ाहट को एक प्रसंग के माध्यम से पूरा करूंगा। एक किसान के घर के सामने बाबा जी ने झोपड़ी डाल रखी थी। किसान के पास बैल से सींग घुंघराले थे, गोल सींग थे। बाबा जी सोच रहा था कि इन बैलों के सींग में अगर किसी का सिर फंस जाए तो क्या हो। और बाबा जी के मन में ये गड़गड़ाहट बन गया, यार कैसे फंसे सिंह। एक दिन किसान बैलों को घर छोड़ गया, अपने खेत में कोई नाम करने चला गया होगा। बाबा जी ने मौका देखा, कोई अब मौका फंसा के देख ले सिंह। तो आया और बैलों के सींगों में सिर फंसा दिया, फंस तो गया, निकला नहीं वापस। अब बैल कभी इधर पलटी मारते, कभी इधर पलटी मारते। वो पलटी मारते मारते वो छिल गया, लहूलुहान हो गया। गांव के और लोगों ने देखा तो वो किसान को खेत से बुला के लाए दौड़ करके, यार वो बैलों के सींग में फंस गया। बाबा जी आए, आरी ला करके सींग को थोड़ा सा काटा। जब बाबा जी बाहर निकले, बाबा जी ने सांस ली और कहा भाई बच गए, भाई बच गए। और बच के अपनी झोपड़ी में बैठ गए। जा सब अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन गांव के लोग उसकी झोपड़ी के सामने से निकलने लगे तो बाबा जी से पूछे, तो वो धूप में सेक रहा था, सर्दी का मौसम था तो धूप सेक रहा था। तो बाबा जी से पूछा, बाबा जी सुनाने क्या हाल है? बोल भाई गड़गड़ाहट तो मिट गए, चरमराहट झेल रहा। 2018 में रामेश्वरी को हरा के थारू गड़गड़ाहट तो मिट गए और 5 साल हमने चरमराहट झेल के देख लियो। अब मेरी कहने की कोई गुंजाइश है क्या? इस चरमराहट के दर्द को एक एक वोट रामेश जी के पक्ष में डाल के बैठना है, ऐसे नहीं मिटेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जो हाथी वाले मेरे भाई बहन हैं, उन सबसे भी मैं कहना चाहता हूं कि ये कोई हाथी पर बैठ करके जो आ रहे हैं ना, ये आपके साथ धोखा है। और धोखा आज से नहीं है, 1932 में गांधी जी के साथ धोखा, गांधी जी ने बाबा साहब के साथ धोखा किया। बाबा साहब दलितों के संपत्ति में अधिकार चाहते थे देश में। इस देश की संपत्ति में दलितों का भी अधिकार होना चाहिए, ये 1932 की मांग थी गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी 32 दिन अनशन पर बैठे। 32 दिन के बाद कस्तूरबा गांधी जी बाबा साहब के पास गई कि जिस समाज के लिए तू अधिकार मांग रहा है, उस समाज को लोग मारने पीटने लग जाएंगे, घरों में आग लगाने लग गए। क्यों कि इस बुढ़े को 32 दिन हो गए भूखे मरते, और ये मरेगा, तेरे सिर पड़ेगा, तेरे समाज की हत्या हो जाएगी, इसलिए समझौता कर ले। बाबा साहब ने जब समझौता किया, वो जो समझौता किया था उस पर गांधी जी ने और उसके नेपाल ने धोखा किया। फिर 1950 में अंतरिम सरकार बनी। 1947 में अंतरिम सरकार में बाबा साहब को कहीं अवसर नहीं दिया। जब दलित समाज ने गवर्नर के पास लंदन में चिट्ठी लिखी, लंदन के प्रधानमंत्री को, तो वहां उसको बुलाया, बोले भाई तेरे समाज की इतनी चिट्ठियां आ रही है, क्यों लिखवा रहा? मैं नहीं लिख रहा या ना मैं लिखवा रहा, ये तो समाज का दर्द है, वो बोल रहे हैं। तो ठीक है, जगजीवन राम को हटा के तुम्हें बढ़ाते थे रक्षा मंत्री, कानून मंत्री। तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, जगजीवन राम भी रहेंगे। उस समय अंतरिम सरकार में 15 मंत्री बने थे। 5 मंत्री जनरल थे, 5 मंत्री मुसलमान थे, 1 ईसाई था, 2 पंजाबी थे, सरदार सिख, और 2 पारसी थे। ऐसे करके 14 मंत्री बने। 1 मंत्री बनाया था दलितों में से, जबकि मुसलमान तो 3 करोड़ ही थे, दलित उस समय 16 करोड़ थे। बहुतात्मक का अंतर था। मुसलमानों को 5 मंत्रालय, हमारों को 1 मंत्रालय। ये कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ धोखा किया। फिर बाबा साहब को मंत्री बनाया और उनको 1 मंत्रालय भेजा। 6 महीने मंत्री रहा। जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहता था ऐसा विद्वान, ऐसा समझदार और ऐसा योग्य व्यक्ति। कैसा योग्य व्यक्ति? उन्होंने द प्रॉब्लम
थीसिस लिखी थी, भारत में रुपए की समस्या का समाधान किया था। उस समस्या के समाधान के माध्यम से इस देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापित हुआ और ये नोट जो आज हम देख रहे हैं नोट चलने लगे। जो व्यक्ति इतनी समस्या का समाधान कर सकता है वो उसको एक कानून मंत्रालय में जाकर के लिख दिया। बाबा साहब ने कहा मैं वित्त मंत्री बनने लायक हूँ, मैं विदेश मंत्री बनने लायक हूँ, मैं गृह मंत्री बनने लायक हूँ। आप कहाँ काम ले रहे हैं? लेकिन जवाहरलाल नेहरू 6 महीने में बाबा साहब को भारत सरकार से बाहर करके और दलितों के साथ अन्याय किया। दूसरा अन्याय, जब 52 में इलेक्शन हुए, चुनाव हुआ, तो बाबा साहब ने मुंबई से चुनाव लड़ा। जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब को चुनाव हराकर लोकसभा में नहीं पहुंचने दिया। ये दूसरा अन्याय बाबा साहब के साथ किया। तीसरा अन्याय, जब पंडारा में बाई इलेक्शन हुए, उपचुनाव हुए, तो उपचुनाव में बाबा साहब ने चुनाव लड़ा, वहां से भी जवाहरलाल नेहरू को हराया, अर्थात बाबा साहब लोकसभा में नहीं पहुंच पाए। ऐसा दलित नेता जो सर्वमान्य नेता, ऐसा दलित नेता जिसको आज दलित समाज अपना मसीहा कहता है, ऐसे व्यक्ति को लोकसभा में नहीं पहुंचने देने का काम इस निकम्मी कांग्रेस ने किया। दलित समाज के मेरे भाई बंधु, मेरी बहनें, भाइये, एक नारा लगाते हैं, और नारा कहाँ क्या लगाते हैं? पूरे देश में आप कभी कहीं भी चले जाइए, भीम सेना के लोग होंगे, भीम आर्मी के लोग होंगे, बसपा के लोग होंगे, वो नारा लगाते हैं बाबा साहब का जो सम्मान करेगा वो देश पर राज करेगा। भाई और बहनों, 2014 में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी आए, उससे पहले इन कांग्रेसियों ने बाबा साहब का कहां अपमान नहीं किया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने 26 अलीपुर रोड नई दिल्ली में अंतिम सांस ली सवेरे 4 बजे, और 7 बजे बाबा साहब के पार्थिव शरीर को मुंबई समुद्र के किनारे उतार दिया। क्या दिल्ली में उसकी समाधि बनाने की 2 गज जमीन देने लायक की तोहमत इन कांग्रेसियों ने नहीं की? यह अन्याय बाबा साहब के साथ किया, दिल्ली से घर का देकर मुंबई समुद्र के किनारे भेज दिया। मैं दलित समाज से पूछना चाहता हूं, क्या उस समय कांग्रेस सरकार दिल्ली में बाबा साहब को 2 गज जमीन नहीं दे सकती थी? यह अन्याय हुआ, यह धोखा हुआ है दलितों के साथ। दुनिया की समाधियां बनी, तीर्थ स्थान बढ़ गए, और बाबा साहब मुंबई में समुद्र के किनारे दाह संस्कार हुआ। समुद्र की लहर आई, दाह संस्कार भी पूरा नहीं हुआ, पार्थिव शरीर को लहर बहा कर ले गई, उसकी अस्थियां भी प्रवाहित नहीं कर पाए आज तक हम। यह अन्याय कांग्रेस ने धोखेबाजों ने किया। उसके बाद भारत रत्न देने की बारी आई, कांग्रेसियों ने अपने तमाम नेताओं को भारत रत्न दे दिया। बाबा साहब का 1989 तक कहीं नाम नहीं था। 1989 में वीपी सिंह की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी की सिफारिश पर बाबा साहब को 1989 में संसद में भारत रत्न की उपाधि दी गई। ये धोखा बाबा साहब के साथ हुआ। ऐसे धोखेबाजों को भारतीय जनता पार्टी की तुलना करते हैं। 2014 में भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी ने 1989 में दिलाया। 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई। 26 अलीपुर रोड इन कांग्रेसियों ने नीलाम कर दिया था, बेच दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 26 अलीपुर रोड के उस भवन को, उसके आसपास के भवनों को खरीदकर भारत सरकार के खर्चे पर और बाबा साहब का सुंदर स्मारक संविधान की पुस्तक नुमा भवन बनाकर खड़ा कर दिया। ऐसा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ही बाबा साहब को कर सकती है। ये दूसरा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया। बाबा साहब की चैत्य भूमि जहां दाह संस्कार हुआ था, जहां पार्थिव शरीर भी नहीं मिला, जहां अस्थियां भी प्रवाहित नहीं कर पाए, उस स्थान पर बाबा साहब का 70 फीट ऊंचा स्टेच्यू बनाकर समुद्र के अंदर आज जब मुंबई घूमने जाते हैं लोग तो बाबा साहब को प्रणाम करना नहीं भूलते। ऐसा सम्मान तीसरा बाबा साहब का किया भारतीय जनता पार्टी। चौथा सम्मान बाबा साहब की दीक्षा भूमि 10,000 दलितों के साथ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उस दीक्षा भूमि पर बाबा साहब के नाम पर अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाकर खड़ी की है और दुनिया का, भारत का नहीं, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ रिसर्च सेंटर, शोध केंद्र बनाकर मुंबई नागपुर को खड़ा किया। ये तीसरा सम्मान बाबा साहब के।
चौथा सम्मान बाबा साहब की जन्मभूमि मऊ छावनी, जिसकी कोई चर्चा नहीं होती थी, उस स्थान को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 300 करोड़ रुपए लगाकर वहां लगभग 300 बीघा जमीन खरीद कर वहां सुंदर पार्क और स्टेचू लगाकर खड़ा किया है। आज अगर मऊ छावनी जाओगे और वहां पूछोगे कि यहाँ सबसे सुंदर स्थान कौन सा देने लगे, तो वहां आम रिक्शा चालक, आम टेम्पो चालक, आम दुकानदार बताएगा बाबा साहब के पार्क को लेकर। ये चौथा सम्मान किया। पांचवा सम्मान, बाबा साहब लंदन में पढ़ने गए थे। बाबा साहब को लंदन में पढ़ने भेजने का काम बड़ौदा के गायकवाड़ महाराजा ने काम किया था। वो मराठा राजपूत था। ऐसे मराठा राजपूत को दलित समाज हृदय से धन्यवाद देता है। यह दलित समाज के पालक मराठा राजपूत मराठा आपने लंदन में पढ़ने भेजने का काम किया। ये दलितों के गुंडली के लाल उठाकर देश का सर्वश्रेष्ठ नेता बनाकर खड़ा किया। ऐसा धन्यवाद है उसका बार बार। लंदन पढ़ने गए, लंदन जिस जगह रहे थे, जिस जगह पढ़े थे, उस पूरी जगह को लंदन में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने पूरी जमीन को खरीदकर 100 कमरों का छात्रावास, उसके सामने सुंदर पार्क और बहुत बढ़िया सुविधाएं बनाकर छात्रावास खड़ा किया है। लंदन में दलित समाज का जो भी बालक पढ़ने जाएगा उस छात्रावास में निःशुल्क रहेगा और उसकी पढ़ाई का खर्चा पूरी भारत सरकार देगी। ये बाबा साहब के इन हाथी वालों से, इन बसपा वालों से, इन भीमसेना आर्मी से पूछना चाहता हूँ, ये बाबा साहब का सम्मान नहीं है क्या? बताओ भाइयों, बाबा साहब का सम्मान भाजपा ने किया? कांग्रेस ने किया क्या? नहीं किया। तो फिर मैं अपने दलित भाई बहनों से प्रार्थना करता हूँ, अवसर आ गया है, अवसर आ गया है। बहकावे में मत आइए, भ्रम में मत जिए। बाबा साहब का जो सम्मान करेगा वो देश पर राज करेगा। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी बाबा साहब का सम्मान कर रहे हैं और देश पर राज कर रहे हैं, करते रहेंगे। दलित समाज बाबा साहब के साथ है। मैं आप इस कोट कासिम क्षेत्र के दलित बहन भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि ये अवसर आया है नरेंद्र भाई मोदी का कर्जा उतारने का, यह अवसर आया आदरणीय रामेत भाई का कर्जा उतारने का। मन से, दिल से साथ लगे और 25 नवंबर को सवेरे 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार कमल का फूल आदरणीय रामेत सिंह के हाथ में देकर आपके बीच में भेजा है। 25 नवंबर को कमल के फूल का बटन दबाकर इस कर्जे को उतारने का काम करें। इतनी प्रार्थना करते मेरी बात पूरी करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। मैं आदरणीय सांसद महोदय से आग्रह करता हूं जो अपनी बात रखे, हमको आशीर्वाद दे और भारतीय जनता पार्टी के लिए और मेरे लिए वोट की अपील करे। जनता बहुत ही आदरणीय आपके किशनगढ़ वास के यहाँ से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के भाई रामकेत यादव जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ, संघर्षशील और मेहनती जिलाध्यक्ष भाई उमेद भाया जी और अपने ओजस्वी वक्तव्य से जिन्होंने अभी पूरी यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर सभा है उसको एकदम से भाव विभोर कर दिया। ऐसे हमारे आदरणीय रामकिशन मेघवाल जी हरियाणा से ही हमारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही मेहनती और प्रखर वक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता दयानंद जी, सम्मानित मंच और मेरे समक्ष बैठे हुए मान सम्मान के योग कोट कासिम के भाइयों बहनों और युवा साथियों। अभी मैं देख रही थी कि आज रामकिशन जी जो है वो बाबा जी जो है उनको लेकर चल रहे थे। पहले एक बाबा की चर्चा करी, फिर अपने दूसरे बाबा जी की चर्चा की। तो वो गड़गड़ाहट वाली और वो सारी बात जो है पहले जो दूसरे बाबा के बारे में बता रहे थे और उसके बाद फिर हम लोग बाबा साहब जो है उनकी तरफ चल पड़े। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, अब से पहले कांग्रेस ने सदा वोट बैंक की राजनीति की और वोट बैंक की राजनीति करते हुए उन्होंने हमेशा जो शोषित वर्ग है, दलित वर्ग है, उसका शोषण ही किया। जब भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता
पूरी दुनिया में जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब उन्होंने दलित समाज को अपनाना शुरू, कहते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तो महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। महिलाएं अगर पूजा पाठ करती है तो सवेरे जरूर उनकी जो फोटो है उसके ऊपर फूल अर्पित करने चाहिए, उनको धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए जो बाबा साहब ने कहा, आप ये देखिए कितने बड़े बड़े विकसित देश हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, यूके और यूएसए के अंदर भी महिलाओं को जो है वोट करने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब संविधान रचा गया बाबा साहब के द्वारा, तो उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारी महिलाएं जो हैं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, उनको समान अधिकार मिलना चाहिए, बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, और इसलिए उन्होंने महिलाओं को हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो वोट देने का अधिकार दिलाया। अब हम बात करते हैं जिस तरह से 3 तलाक खत्म करने की, उस समय पे जो हिंदू कोड बिल जो है वो लेकर आए बाबा साहब। हमारे हिंदू धर्म में भी पहले ऐसे ही था, भाई एक ब्याह कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन महिलाओं के साथ क्या बीतती है ये महिलाएं समझ सकती हैं। बाबा साहब ने ये बात को समझा और उन्होंने जो है वो बहु विवाह जो प्रथा है उसको खत्म करते हुए हिंदू धर्म के अंदर एक विवाह प्रथा जो है वो महिलाओं को सम्मान दिया। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो काम उस समय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किए थे, आज के आधुनिक युग में अगर कोई नेता ये सब काम करने वाले हैं तो वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसे ऐसे हीरो को, दलित समाज के ऐसे ऐसे हीरो को कहां से चुनकर राजनीति के अंदर प्रवेश देना, राजनीति के अंदर किसी मुकाम तक पहुंचाना, ये काम अगर कोई कर रहा है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, वो खुद सर्व समाज के नेता है। आज तक भी लोग जो है आपस में सिर्फ चर्चा परिचर्चा ही करते रहते हैं कि भाई ये फलानी जात का है, ढिमकानी जात का है, किसी को नहीं पता कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस जात के हैं, क्योंकि वो सर्व समाज को, सर्व जाति को साथ लेकर चलते हैं। ऐसी हमारी खासियत। और इसी तरह के नेता आपके किशनगढ़ के हमारे आदरणीय रामजेठ जी, टिकट अनाउंस होने से पहले इनके एक कार्यक्रम में मुझे जाने का मौका मिला तो मैं हैरान हो गई वहां पर कि सर्व समाज के लोग वहां पर जिस तरह से अपने इस नेता को चाहते हैं, तो मुझे बिल्कुल किसी तरह में कोई संशय नहीं है कि यहाँ से आप भारी मत से अब की बार जो है इनको जिताकर विधानसभा के अंदर भेजोगे। और विधानसभा के अंदर ये सिर्फ विधायक रहने वाले नहीं है, इस बात की गारंटी मैं आपको दे देती हूँ। देखेंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके इलाके की जो है वो रिप्रेजेंटेशन वहां पर जबरदस्त तरीके से विधानसभा के अंदर होगी। और भाई ये गड़गड़ाहट और ये जो शर्मराहट, ये पापा क्योंकि मारा वो पड़ोस में पापा तिजारे वाले पापा, उसका भी ध्यान कर लियो। आप सब लोगों ने सबकी रिश्तेदारी आसपास में होती है, इसलिए आपने पूरे, क्योंकि पूरे अलवर जिले की जिम्मेवारी मेरी है और पार्टी मुझ पे ये विश्वास करती है कि जहां कम वहां हम, जहां पे ये दिक्कत नजर आए कि ये इलाके के अंदर जो है वो यहाँ पर हमें थोड़ी कहीं दिक्कत हो सकती है तो वहां पर भी इसको भेज देते हैं। हमारे अलवर जो में भी मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही थी हमारे पास पिछली बार, पूरे नहीं सिर्फ अलवर उत्तर में, अलवर उत्तर में एक थी ना भाई, 5 की 5 ये पूरा पंजा जो है आपकी बार इस उत्तर के अंदर हमें अलवर उत्तर के अंदर चाहिए। तो मेरा आप सभी भाइयों से यह अनुरोध है कि आप सब आसपास में भी जितने आपके रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, सबको कहिए इससे बड़ी आप पार्टी नहीं हो सकती। युवाओं के साथ जिस तरह का धोखा कांग्रेस पार्टी ने किया आपको पता ही है, पेपर लीक करके किसानों के साथ जिस तरह का धोखा किया, तो ये आप सब लोग अपनी बात को सबको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब सब समझदार हो गए, वो बातें पुरानी हो गई। जब कहते ठीक है भाई ये वाला सारा इलाका एक को मेड को पकड़ लिया, ये अपने आप ठीक है यहाँ के वोट दिलवा देगा। अब हर इंसान ये बात समझता है कि उसको कहाँ वोट डालना है, तो इसलिए आप सब लोगों को बहुत ध्यान पूर्वक 25 तारीख को जो है वो कमल का बटन दबाना, हमारे भाई रामहेत जी को यहाँ से भारी वोटों के साथ आपने जिताकर विधानसभा के अंदर भेजना है। और 3 तारीख को जो है वो हमारी फिर से एक बार दिवाली मनेगी और हम फिर आप सब लोगों के साथ यहाँ पर दिवाली मनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबकी तरफ से
आदरणीय सुनीता दुग्गल जी का, भाई रामकिशन जी का, आदरणीय शास्त्री जी का, विद्यानंद जी का, सबका आभार करता हूं कि आप हमको हमारा मार्गदर्शन देने आए, उत्साहवर्धन करने के लिए आए। और भाई मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। खैरतल में बहुत पहले बहुत उल्टी सीधी चर्चा थी, माननीय बहन सुनीता जी आई और हजारों कार्यकर्ता थे और आखिरी में क्योंकि उस समय इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, फिर भी ये कह गए कि इनका टिकट पक्का है, चिंता मत करिए, आप तो तैयारी करिए। तो भैया तैयारी करो। मैं तो 10 साल आपने देखा है और 5 साल का दर्द भी आपने देखा है। इस दर्द पर मरहम लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आपके सेवक को उम्मीदवार बना के आपके पास भेजा है। कोई छोटी मोटी गलती हुई हो तो सार्वजनिक रूप से हाथ जोड़ के मैं आपसे माफी मांगता हूँ। किसी को मेरे आचरण से, मेरे व्यवहार से, मेरे कार्यशैली से और मेरे किसी सहयोगी के कारण कोई 19 बार ठेस पहुंची हो तो सार्वजनिक रूप से अपनों से माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको प्रणाम करता हूं और आगे वादा करता हूं कि पार्टी के निर्देश के अनुसार, आपकी भावनाओं के अनुसार इस क्षेत्र का विकास होगा, आपका मान सम्मान होगा। पूरी ताकत लगा के चुनाव को निकालना है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनानी है। और अब हमारे बहुत सारे आदरणीय डीसी यादव वकील साहब को बोलना था, बार के अध्यक्ष को बोलना था, भाई बंटी को, और मुझे भी बोलना था, हमारे प्रधान आदरणीय गुडियाल जी को भी बोलना था, और बाकी बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि भाषण देने वाले थे। लेकिन चूंकि पार्टी ने आज तय किया 4 कार्यालय, अभी इसके बाद बीबी रानी में, उसके बाद हरसोली, उसके बाद खैरतल, तो हमको विशेष रूप से आग्रह करके माननीय सांसद महोदय को बुलाया है। 4 कार्यालयों पे हम सब लोग जाएंगे। मैं आदरणीय हमारे शीर्ष नेता आदरणीय पंडित वेद प्रकाश जी से आग्रह करता हूँ, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय सांसद महोदय